पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लिए थे। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं टू द क्वेश्चन नंबर 17। वो ये है, व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स वेलोसिटी डबल्स द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस टू अवॉइड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी इन शॉर्ट उन्होंने क्रिटिकल एंगल ही फिर से एक बार पूछ लिया है। तो देखते हैं कैसे निकालना है क्रिटिकल एंगल। अब हमें पता है कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर इज वेलोसिटी इन रेयरर। तो वेलोसिटी इन रेयरर 2v है एंड डेंसर में v है, सो म्यू इज 2। तो आई सी इज साइन इनवर्स ऑफ 1/म्यू, क्योंकि ये जो म्यू रहता है वो ये रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर, वो हमने ढूंढ लिया। 2v इज वेलोसिटी इन एयर, v इन वेलोसिटी इन लाइट, सो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 एंड दैट इज नथिंग बट 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यानी आपका जो आंसर आ रहा है 17 के लिए वो है आंसर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर इज 4 × 10⁻14 हर्ट्ज व्हेन इट पासेस थ्रू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 द परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ इज। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं हम। अब यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ wavelength is lambda a wavelength in air divided by lambda m wavelength in medium, that particular medium, glass, water, whatever। ठीक है, तो lambda m, या फिर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि lambda a is mu टाइम्स lambda m। अब परसेंटेज चेंज यानी क्या हो जाएगा, परसेंटेज यानी lambda a माइनस lambda m डिवाइडेड बाय lambda a इंटू 100, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं लैम्डा ए के लिए ये, सो म्यू लैम्डा एम माइनस लैम्डा एम डिवाइडेड बाय लैम्डा एम, ये म्यू इंटू 100। अब आप देखो ये म्यू -1 म्यू बचा इंटू 100, तो म्यू -1 1.5 ये दिया है, -1/1.5 इंटू 100। तो ये देखो ये आ जाएगा 0.5/1.5, 0.5/1.5 इंटू 100। अब ये 0.5/1.5 जो है इट इज़ नथिंग बट 1/3, और 1/3 की वैल्यू कितनी रहती है 0.33 इंटू 100, ये वाला 100। तो आपका आंसर आ रहा है 33%। अब एक सवाल, ये फ्रीक्वेंसी क्यों दी है, ऐसे ही कोई काम नहीं है उस फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे, क्योंकि आपके परसेंटेज चेंज जो है आपको ऐसे ही मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हमने बहुत सारे फार्मूले देखे हैं अभी तक, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा वेलोसिटी इन फर्स्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन सेकंड। तीसरा वेवलेंथ इन फर्स्ट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन सेकंड। तो ऐसे अलग अलग फार्मूले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हमने देखे हैं और उन्हीं को यूज़ करके हमने ये अभी तक इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और भी करने वाले हैं। मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आपको जो जो फार्मूले पता है वो सब अच्छी तरह से याद करके रखो। कोई भी फार्मूला आपको किसी भी न्यूमेरिकल में काम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितने में अपने 18, अभी हम बढ़ते हैं 19 के लिए। Question number 90, a ray of light passes from glass having refractive index 1.6. The angle of incidence for which angle of refraction is twice angle of incidence is। देखो angle of refraction जो है वो angle of incidence के डबल हो रहा है, यानी ray of light is moving away from the normal। इसका मतलब ray of light is traveling from denser to rarer, ऐसा यहाँ पे इसका मतलब है। ठीक है, और जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.6। अब यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ट्वाइस एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी R इज इक्वल टू 2I। ठीक है, ये हमें यहाँ पे मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, फॉर ढूंढना क्या है हमें, यहाँ पे हमें ढूंढना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो हमें पता है कि म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। लेकिन बात ऐसी है यहाँ पे कि रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम,
तो जब वो डेंसर टू रेयरर जा रहा है तो हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे लेने वाले हैं वो डायरेक्टली 1.6 नहीं लेंगे। ये 1.6 किसके लिए है? व्हेन रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। तो इफ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर सो इट विल बी 1/1.6। ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये आपको याद होगा, ये इट इज़ फ्रॉम द फैक्ट दैट लाइट कैन रिट्रेस इट्स पाथ, तो इसलिए ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। साइन ऑफ आई हमें ऐसे ही चाहिए, और साइन ऑफ आर की जगह पे साइन ऑफ 2i, क्योंकि r इज इक्वल टू 2i ऐसा हमें यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब हमें डबल एंगल फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। साइन ऑफ i डिवाइडेड बाय 2 साइन i इंटू कॉस i। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, 1/1.6 इज इक्वल टू 1/2 कॉस i। सो अब यहाँ तक हम आ गए हैं। इसके बाद कॉस ऑफ i जो हमें मिलेगा, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 2 cos i is equal to 1.6। therefore cos i is 1.6 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 16/20। 16/20 यानी ये हो जाएगा 4/5। cos ऑफ i इज़ 4/5। लेकिन अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शंस में हमें i जो दिया है दैट इज़ गिवन इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स एंड नॉट कॉस इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है i इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। ये आप लिख के छोड़ दोगे, ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि ऑप्शंस आर गिवन इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स एंड नॉट इन कॉस इनवर्स। तो यहाँ पे हमें कॉस की जगह साइन लाना है। इफ़ कॉस i इज़ 4/5 देन साइन i इज़ 3/5। ढूंढो इसे, ये कहाँ से आया? ये आपने एक आइडेंटिटी देखी थी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1। तो वहाँ से कॉस थीटा दिया है, साइन थीटा हमने ढूंढ लिया, साइन i इज़ 3/5 एंड देयरफॉर i इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5। ये है आपका आंसर, और ये जो ऑप्शन मुझे मिल रहा है वो है आंसर सी। तो बस ये आपको पता होना चाहिए था कि ये यहाँ पे ऐसा 1/1.6 क्यों नहीं लिखा, डायरेक्ट 1.6 क्यों नहीं लिखा। डायरेक्ट 1.6 में तब लिखता जब रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, बट रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो ये 1/μ हो जाएगा। सो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जो दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर, और जो दिया है वो क्या दिया है? इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए म्यू की जगह मैंने 1/1.6 लिखा है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। लाइट इज इंसिडेंट ऑन ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट इज। ठीक है, लाइट जो है एक ग्लास पे इंसिडेंट हुआ, ये नॉर्मल है, और हुआ ये कि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हुआ और कुछ लाइट जो है वो ऐसे बेंड हुआ, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट यानी लाइट इन एयर और ये ग्लास मान लो, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। कौन से लाइट? रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। दिस इज द कंडीशन ऑफ ब्रेवेस्टर्स लॉ, हमने पढ़ा था पोलराइजेशन में। रिफ्लेक्शन बाय पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ये जो एक टॉपिक था उसमें हमने ब्रेवेस्टर्स लॉ देखा था, और उसने ये कहा था कि ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन हम इसे बोलते हैं। सो tan ऑफ आई पी इज इक्वल टू म्यू, tan ऑफ आई पी इज इक्वल टू म्यू। और एक चीज़, अब यहाँ पूछा क्या है? द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट। तो म्यू जनरली होता क्या? इट इज़ रेशियो ऑफ wavelength in air divided by wavelength in glass. In this case mu refractive index of glass with respect to air, glass with respect to air. क्यों? क्योंकि light is traveling from air to glass. So in this case refractive index of glass with respect to air is wavelength of light in air divided by wavelength of light in glass. और ये रेशो पूछा है और म्यू दिया है, म्यू कितना है? 1.5 है। सो दिस इज इक्वल टू 1.55। तो आपका जो आंसर यहाँ पे मिल रहा है वो है आंसर सी। यानी यहाँ पे इसमें कुछ सॉल्व करने लायक कुछ नहीं था, बट हाँ इसकी भी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे इसके भी यहाँ पे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है।
बट ये पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ नथिंग बट लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा ग्लास। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले पता है वो सब अच्छी तरह से याद चाहिए, वहाँ जाके कुछ गड़बड़ ना होना चाहिए, वहाँ यानी एग्ज़ाम में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कुछ इस तरह से है, अ रे ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम स्ट्राइक रेयरर मीडियम एट एन एंगल ऑफ आई, यानी रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, द रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर आर एंड आर डैश, द क्रिटिकल एंगल इज। ठीक है, देखो कुछ इस तरह से ये काम हो रहा है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा आर डैश एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, तो ये है एंगल आर। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल। सो सबसे पहले हमारा काम है यहाँ पे टू फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, नाउ यहाँ पे जो ये मैं म्यू ढूंढ रहा हूँ इट इज़ नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर ना रेयरर विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर। सो दिस इज म्यू विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। बाकी डेफिनेशन एज इट साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर डैश क्योंकि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पता है, सो इन दिस केस इट इज आर अपॉन साइन ऑफ आर डैश। और एक चीज़ ये परपेंडिकुलर है क्या, रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इन दिस केस अगर ये परपेंडिकुलर है तो मेरे पास एक रिलेशन है आर डैश प्लस 90 प्लस आर इज इक्वल टू 180। देखो आर डैश प्लस 90 प्लस आर इज इक्वल टू 180, इसका मतलब क्या हुआ, आर डैश प्लस आर इज इक्वल टू 90 एंड देयरफॉर आर डैश इज इक्वल टू 90 माइनस आर। सो दिस इज इक्वल टू साइन आर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर डैश की जगह पे मैं लिखूंगा 90 माइनस आर, आर डैश की जगह मैंने लिखा 90 माइनस आर। सो साइन आर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कॉस आर, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। सो देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू tan आर। अब मुझे चाहिए क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल इज साइन इनवर्स ऑफ म्यू। अब 1/म्यू क्यों नहीं लिखा मैंने, 1/म्यू इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1/म्यू तो उसमें जो म्यू रहता है दैट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर, और यहाँ पे जो मैं म्यू ले रहा हूँ इट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर, इसलिए मैंने डायरेक्टली म्यू लिखा है, इसे ज़रा अच्छे से समझ लो। सो साइन इनवर्स ऑफ म्यू एंड म्यू इज क्या है यहाँ पे म्यू tan आर, सो साइन इनवर्स ऑफ tan आर। ये है आपका सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 21। अब बढ़ते हैं आगे। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 22, अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, द रिफ्लेक्टेड रे इज पोलराइज्ड, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। ठीक है, तो पहली केस क्यों दी है, पहली केस आपको ये याद दिलाने के लिए की है क्या, ब्रेवेस्टर्स लॉ। ब्रेवेस्टर्स लॉ क्या कहता है कि व्हेन एंगल रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट अ पर्टिकुलर एंगल कॉल्ड एज एंगल ऑफ पोलराइजेशन, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड लाइट, एंड इन दैट केस आपको वो लॉ याद होगा tan ऑफ आई पी इज इक्वल टू म्यू। इसे आप रिवाइज कर लो एक बार, ब्रेवेस्टर्स लॉ। सो tan ऑफ आई पी इज इक्वल टू म्यू। सो पोलराइजेशन कब मिला, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 60 था एंड दैट इज इक्वल टू म्यू, तो इसका मतलब म्यू इज इक्वल टू √3, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से मिल गया। दूसरी केस, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या रहेगा, सो म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, देयरफॉर साइन ऑफ r is equal to साइन ऑफ
I divided by mu. Sine of I, sine of 45 degree divided by mu. Sine of 45 1 by root 2 divided by root 3. तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 इंटू रूट 3 एंड दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन रूट 6. ये आपका आंसर इसमें मिल रहा है. सो 1 अपॉन रूट 6, 1 अपॉन रूट 6, यानी ये जो ऑप्शन है आपका वो है साइन आर एंड दैट्स वाई आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 6. ऑप्शन ए मिल रहा है आपको यहाँ पे. बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 23. A star emitting yellow light, if it is accelerated towards earth, then to an observer it will appear. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. एक स्टार जो है वो आ रहा है टूवर्ड्स द अर्थ. यहाँ पर भी डॉपलर इफेक्ट काम करता है. डॉपलर इफेक्ट सिर्फ साउंड के लिए नहीं है, डॉपलर इफेक्ट इज ऑल्सो फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो अगर कोई स्टार आ रहा है टूवर्ड्स द अर्थ तो फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय दैट स्टार इट विल इंक्रीज. अपेरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर दैन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. अगर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो जो वेवलेंथ वो रिसीव कर रहा है अर्थ पे दैट विल बी लेस दैन एक्चुअल वेवलेंथ एमिटेड. सो इन दैट केस तो वेवलेंथ जो है वो येलो से कम होनी चाहिए और येलो से कम वेवलेंथ वाला एक ही ऑप्शन है एंड दैट इज़ वायोलेट. तो ऑप्शन जो है यहाँ पे शाइनिंग येलो, ग्रेजुअली चेंजिंग टू रेड. रेड नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे वेवलेंथ बढ़ रही है. ग्रेजुअली चेंजिंग टू वायोलेट. वायोलेट इसलिए क्योंकि वायोलेट की वेवलेंथ येलो से कम रहेगी. तो यहाँ पे जो आंसर है आपका वो है आंसर सी. डॉपलर इफेक्ट का बहुत कुछ एनालिसिस था मैथमेटिकल, थोड़े एक दो फॉर्मूले थे सिंपल और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे, बट वो आपके सिलेबस से ही हटा दिए हैं. पूरे के पूरे टेक्स्ट बुक में है ही नहीं वो, बट प्रीवियस सिलेबस में थे वो. एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं. इसे याद रखना डॉपलर इफेक्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है. तो शायद ऐसा एक हाथ क्वेश्चन आपको आ सकता है जिसमें मैथमेटिकल एनालिसिस ना हो, कैलकुलेशंस ना हो, बट क्वेश्चन इस प्रकार से आपको आ सकता है. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी लाइट इज मेड अप ऑफ. न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी ये बताता है, न्यूटन ने ये कहा था कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड इन पार्टिकल्स को उसने नाम दिया था कॉर्पस्क्यूल्स. तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है क्वेश्चन नंबर 24 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लॉन्जिट्यूडनल मैकेनिक, इट इज पार्टिकल्स. ऑप्शन बी. हालांकि ये गलत थियरी थी, थोड़ी बहुत गलत थी ये थियरी और इसलिए ये थियरी को डिस्कार्ड कर दिया गया न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी को. ओके नेक्स्ट है 25. अकॉर्डिंग टू हाइजेंस थियरी द मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज. उसका जो नाम मैंने आपको बताया था वो था ल्यूमिनिफेरस ईथर. ये मीडियम होता नहीं है बेसिकली. उसने कहा था कि ऐसा एक मीडियम है एग्जिस्टिंग में कि वो हर जगह पे प्रेजेंट है, यानी वो स्पेस में भी है, हर जगह पे वो है और इसलिए उस मीडियम की वजह से लाइट कैन ट्रैवल एट ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द यूनिवर्स. बट बाद में ऐसा प्रूव किया गया कि देयर इज़ नो सच मीडियम प्रेजेंट इन द यूनिवर्स और उसके कारण ये हाइपोथेटिकल जो मीडियम था उसको रिजेक्ट कर दिया गया. इवन ये प्रूव भी किया गया कि देयर इज़ नो सच मीडियम प्रेजेंट. अगर ऐसा मीडियम प्रेजेंट रहता तो इन दैट केस जो मून अर्थ ये जो रिवॉल्व हो रहे तो देयर शुड बी सम रेजिस्टेंस फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस प्लैनेट्स एंड स्टार्स. तो इसके कारण ये बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया. बट क्वेश्चन में ये आपका जो आंसर है दैट इज ल्यूमिनिफेरस ईथर. तो ये था क्वेश्चन नंबर 25. लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 26. अगेन क्वेश्चन नंबर 26 from the topic distribution of intensity. The intensities of superposing waves are I and 4I. Then maximum and minimum intensities are I max and I minimum. यहाँ पे पूछा गया है और इसके लिए कुछ एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था कि I max या फिर I resultant intensity is I1 plus I2 plus twice I1 I2 into cos of phi. अब देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए cos फाई जो है वो 1 चाहिए और मिनिमम के लिए cos फाई जो है वो -1 चाहिए. तो पहले हम मैक्सिमम ढूंढ लेते हैं I max. I1 है आपकी I,
I2 है आपका 4i प्लस ट्वाइस i इंटू 4i, और ये हो जाएगा 1 क्यों? क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए cos फाई 1 रहेगा। सो ये i प्लस 4i 5i, ये 4i स्क्वायर हो जाएगा, 4i स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2i इंटू 2 4i, आपका आंसर ये मैक्सिमम के लिए 9i आ रहा है। उसी प्रकार से मिनिमम के लिए देख लेते हैं, i प्लस 4i प्लस 2i इंटू 4i, और मिनिमम के लिए cos फाई की वैल्यू हम लेंगे -1। सो इन दिस केस 5i प्लस ये 4i और ये माइनस रहेगा, ये -4i, तो ये यहाँ पे जो आंसर आपको मिलेगा दैट इज़ i। सो 9i एंड i, ये आपका आंसर आ सकता है। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी। बस ये आपको पता होना चाहिए, और ये मैंने आपको बताया था कि लिख लो, टेक्स्ट बुक में बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके दिया नहीं है। सो द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज I1 प्लस I2 एंड प्लस ट्वाइस रूट ऑफ I1 I2 cos phi, where cos phi is the phase, rather phi is the phase difference between two waves arriving at a particular point। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। Question number 27, the intensity ratio of two coherent sources is x by 1 if Imax and Iminimum are maximum and minimum intensities due to superposition of waves, then Imax minus Iminimum upon Imax plus Iminimum is equal to। अब देखिए फिर से रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो इक्वेशन है हमारे पास वो है I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस रूट ऑफ I1 I2 cos ऑफ फाई, और उसमें भी मैंने जैसे कहा कि आई मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए 1 होगा और मिनिमम के लिए -1 रहेगा। और एक चीज़ I1 बाय I2 ये दिया है, I1 बाय I2 इज़ x बाय 1, इसका मतलब ये रहता है कि I1 कैन बी रिटन एज x इंटू I2, ये हमें सब्सटीट्यूशन में यूज़ करना पड़ेगा। अब हम यहाँ आते हैं, तो मैक्सिमम Imax इज़ I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस रूट ऑफ I1 I2 cos फाई 1 हो जाएगा। यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ क्योंकि हम मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। I1 की जगह पे मैं x I2 लिख देता हूँ, x I2 प्लस I2 प्लस ट्वाइस रूट ऑफ x I2 इंटू I2, तो ये एक I2 बाहर आ जाएगा, x I2 प्लस I2 प्लस 2I2 रूट ऑफ x, ये है Imax। यहाँ पे मैं कुछ खास कॉमन वगैरह निकालूंगा नहीं, I2 कॉमन निकाल सकता है बट लेट इट बी एज इट इज़। अब हम बात करते हैं मिनिमम इंटेंसिटी। तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए I मिनिमम इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2, और ये मैंने जैसे कहा कि ये -1 हो जाएगा, तो मैं यहाँ ही पे लिख देता हूँ -2 रूट ऑफ I1 I2। तो I1 की जगह पे मैं अभी लिखूँगा x I2 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ x I2 इंटू I2 एक कॉमन बाहर आ जाएगा, x I2 प्लस I2 माइनस 2 I2 रूट ऑफ x। इतना होने के बाद अभी भी हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये ढूंढना है, Imax माइनस Imin। सो देखो Imax ये है, और इसी के नीचे मैं I मिनिमम लिख देता हूँ, I मिनिमम x I2 प्लस I2 माइनस 2 I2 रूट ऑफ x। अब आप मुझे बताइए Imax माइनस I मिनिमम कितना आ जाएगा। सो दिस माइनस दिस, तो ये सब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये आप पेपर पे करके देखना। अब ये देखो 2I2 रूट ऑफ x माइनस माइनस 2I2 रूट ऑफ x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो Imax माइनस I मिनिमम जो बचेगा वो बचेगा रूट ऑफ I2 सॉरी 4I2 रूट ऑफ x, ये हो गया Imax माइनस I मिनिमम। और Imax प्लस I मिनिमम जो आपको मिलेगा दैट इज दिस प्लस दिस, यानी ये हो जाएगा 2x I2, दिस प्लस दिस यानी हो जाएगा 2I2, एंड दिस
माइनस दिस, तो ये कैंसिल हो रहा है, ये दोनों टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो रही है क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस, नहीं 2 भी नहीं, सिर्फ x प्लस 1 2i2, x प्लस 1 2i2, 2i2 मैंने दोनों जगह से कॉमन निकाला। अब हम रेशो लेके देखते हैं, तो रेशो हमें क्या मिलता है, i मैक्स माइनस i मिनिमम डिवाइडेड बाय i मैक्स प्लस i मिनिमम इज इक्वल टू 4i2 रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 2i2, i2 कैंसल, ये आपका आंसर आ रहा है 2 रूट x अपॉन x प्लस 1। ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? यस, वी हैव ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 27। इसके लिए ये मेन इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी। तो इसमें ये सारी चीज़ें, दूसरा मेन पॉइंट, अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए cos फाई शुड बी 1, मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए cos फाई शुड बी -1। बस इतना अगर आपको पता है तो आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे फॉर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेज मीटिंग एट अ पॉइंट इन इंटरफेरेंस पैटर्न इज 5 + 1/2 लैम्डा, द ऑर्डर ऑफ बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट पॉइंट इज। यानी उस पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस है वो दिया है 5 + 1/2 लैम्डा। तो उस पॉइंट पे डार्क बैंड बन रहा है या ब्राइट बैंड बन रहा है, जो भी बन रहा है वो 5th है, 4th है, 2nd है, 3rd है, कौन सा ब्राइट बैंड है, ये यहाँ पे पूछा गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ से पता चल रहा है कि दिस इज़ ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। कैसे करके देखते हैं, 5 + 1/2 लैम्डा इट इज़ इक्वल टू 10 + 1/2 इंटू लैम्डा, यानी 11 λ/2। दिस इज 11 λ/2 कमिंग, यानी इट इज़ ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 यानी दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी वहाँ पे जो बैंड बन रहा है वो डार्क बैंड बन रहा है। अगर ये मल्टीपल ऑफ लैम्डा रहता, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा रहता, तो वहाँ पे ब्राइट बैंड बनता, लेकिन वहाँ पे ब्राइट बैंड नहीं है, यहाँ पे आपका डार्क बैंड। क्यों? बिकॉज इट इज़ ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। ठीक है, आपके बुक में जो कंडीशन दी है फॉर अ डार्क बैंड एंड दैट इज़, अब डार्क बैंड है ये क्लियर हो गया, डार्क बैंड क्यों है, क्योंकि इट इज़ ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। ठीक है, अब डार्क बैंड है ये क्लियर हो गया। अब आपके बुक में क्या कंडीशन दी है, फॉर डार्क बैंड टू फॉर्म इट शुड हैव पाथ डिफरेंस ऑफ n-1/2 लैम्डा, n-1/2 लैम्डा। सो वी कैन इक्वेट दिस, यानी 11 λ/2 इज इक्वल टू n-1/2 लैम्डा। सो 11/2 is equal to n-1/2. So therefore n is equal to 11/2 plus 1/2, ये आ रहा है 12/2, that is equal to 6। ये समझ में आ गया? दिस इज द कंडीशन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी डार्क बैंड। सो अगर हम इसको, दिस इज द पाथ डिफरेंस, S2P माइनस S1P आपको याद होगा, दिस इज द पाथ डिफरेंस, दिस शुड बी द पाथ डिफरेंस फॉर nth डार्क बैंड। सो पाथ डिफरेंस गिवन इज 11/2 लैम्डा, जो भी हमने कैलकुलेट किया। सो 11/2 लैम्डा इज इक्वल टू n-1/2 लैम्डा, ये दोनों साइड से लैम्डा आपका कैंसिल हो रहा है। 11/2 इज इक्वल टू n-1/2, सो n इज इक्वल टू 11/2 प्लस 1/2, इट इज़ 12/2, दैट इज इक्वल टू 6। तो ये जो डार्क बैंड है, ये डार्क बैंड जो बन रहा है, दिस इज 6th डार्क बैंड, ये इसका आंसर है, 6th डार्क बैंड। यानी ये ऑप्शन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है ऑप्शन सी। सो दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू अप्लाई थियोरी ऑफ इंटरफेरेंस। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है इंटरफेरेंस के लिए, तो इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। एक तो इंटेंसिटी रेशो और ये
तो इस तरह से इन दिस टर्म्स पाथ डिफरेंस विल बी गिवन और इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. सो बी प्रिपेयर्ड विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. और इंटरफेरेंस जैसे मैंने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सिलेबस से हटा दी है, तो बचता है सिर्फ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. तो इस पे ज़्यादा फोकस करो. ऑफ कोर्स इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स किए वो भी आते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं. तो फिलहाल के लिए बस इतना ही. आगे के कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे. अभी तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करो, इसे समझ लो. कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो.